नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बीच बहस और बीच बहस में आज का वो मुद्दा जिसको लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है और यही कारण है कि चक्रव्यूह में राहुल। आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर, ईडी पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि ईडी उन पर छापा मार सकती है, ईडी उन पर रेड मार सकती है और तमाम सारे आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। ये आरोप लगाया है कि जिस तरह से उन्होंने संसद में चक्रव्यूह का जिक्र किया और उसी चक्रव्यूह की जो बात थी उससे जिन 6 लोगों की वो बात करते हैं चक्रव्यूह में लेके, वो नाराज हो गए और यही कारण है कि ईडी के जरिए उन पर कार्रवाई करवाई जा रही है, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। जी बिल्कुल ठीक है राजेश जी, आपने आज आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट किया है जहां उन्होंने लिखा कि उन्हें अंदरूनी सूत्रों से ये खबर मिली है कि ईडी की रेड उन पर पड़ने वाली है और उन्होंने कहा कि ये इसलिए क्योंकि शायद सरकार उनके चक्रव्यूह वाले बयान से नाराज हो गई है और इसीलिए अब इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ राहुल गांधी की तरफ से यानी इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो भी जिनसे भी नाराज होती है उनके पीछे वो ईडी को लगाना शुरू कर देती है, यानी एजेंसियों का दुरुपयोग करना केंद्र सरकार शुरू कर देती है। इधर सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है तो उन्हें किस बात का डर है। आखिर राहुल गांधी ये बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं, किस तरह की वो सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, या फिर एक बार फिर ये माना जाए कि विपक्ष सरकार को घेरने में एक बार फिर से कामयाब होने वाला है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राधा वल्लभ शारदा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। राधा वल्लभ जी बहुत स्वागत है। विभांशु जोशी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। विभांशु जी बहुत स्वागत है। सैफ मलिक जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। सैफ जी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ प्रदीप तिवारी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। प्रदीप जी बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और जिस तरह से राहुल गांधी ने तमाम सारे सवाल खड़े किए हैं, जिस बात की उन्होंने आशंका जाहिर की है कि ईडी के जरिए रेड पड़ सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, पूरी दमदारी के साथ ये कहा कि उनका स्वागत है, जो भी अधिकारी आएंगे बिस्कुट और चाय उनके लिए तैयार है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अभी जितनी भी पूछताछ राहुल गांधी से हुई है वो ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया और वहां पर उनसे पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड मामले में 50 घंटे ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। लेकिन राहुल गांधी आखिर अचानक ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लंबे समय से ये भी बात सामने आ रही थी कि शायद जो केस राहुल गांधी पर हैं उनमें से 1-2 केस सामने आ सकते हैं जिनको लेकर राहुल गांधी परेशानी में पड़ सकते हैं। क्या उसकी आशंका है, उसकी भनक है, या फिर क्या मायने हैं? इस तरह के बयान को लेकर चर्चा इसी पर करेंगे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले विभांशु जोशी जी के पास में आता हूं। विभांशु जोशी जी, जिस तरह से रात को 1:30 बजे एक्स हैंडल पर राहुल गांधी लिख रहे हैं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि जो ईडी है वो उन पर कार्रवाई कर सकती है, क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पता राहुल गांधी को चल गया हो, या फिर ये जबरदस्ती का ये प्रोपोगेंडा राहुल गांधी की तरफ से है? देखिए, राहुल गांधी जी का भारत की जांच एजेंसियों के खिलाफ इस तरीके का पूर्वाग्रह पहले से ही यह मानकर चल लेना ये उचित नहीं है। देखिए, पूरा चुनाव उन्होंने, लोकसभा चुनाव, एक संविधान की प्रति हाथ में रखकर घूमे। भारत के संविधान के प्रति उन्होंने चुनाव के दौरान आस्था व्यक्त करी। ऐसे ही भारत के संविधान के तहत संसद के द्वारा बनी एक जांच एजेंसी, जिसको शायद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, जिसे एक संसद ने बनाया, उसमें जांच एजेंसी के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति एक प्रक्रिया के तहत होती है। तो ऐसे में पूर्वाग्रह पूर्व से ही निर्धारित करके चलना कि ऐसा होगा, ये उचित नहीं है। साथ में उनके ट्वीट को मैं जो पढ़ रहा था, उन्होंने अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल किया, इनसाइडर्स, और उसको ब्रैकेट में लेकर चल रहे हैं। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके का संदेश पूरे दुनिया में जाएगा कि भारत की जांच एजेंसियों में इतनी कमजोरी है कि उनके अंदर 2 फाड़ हैं। एक ऐसा वर्ग भी जो है जो उस जांच एजेंसी का जो बाहर बातों को लीक कर देता है। तो इससे तो पूरी तरीके से जांच प्रक्रिया को ही, जो देश में जो चल रही है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगने की बात है।
और सबसे बड़ी बात जो इसमें आ रही है कि उन्होंने ये बार बार बोल रहे हैं चक्रव्यूह वाले बयान जी। इसका मतलब वो संसद को भी दायरे में लेकर आ रहे हैं। संसद में नेता प्रतिपक्ष के दौर पर जो उन्होंने बयान दिया है उसके बाद इस तरीके की घटना की बात कहना कि ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय उन पर जांच करेगा, ये कहीं ना कहीं भारत की संसद को उसमें घेरे में लेना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए अभी तक जैसा कि हमने देखा, मैं किसी राजनीतिक दल के अभी यहाँ बात नहीं करूँगा, हमने देखा कि ये जो जितनी भी जांच एजेंसियों ने पिछले 10 सालों में जितने भी जांचें करी और जिन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जांचें करी उनमें से अधिकांश लोग अभी तक जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं हुई है। तो यदि जांच एजेंसियां कोई भी प्रक्रिया करती हैं तो न्यायोचित करती हैं, अपनी जांच आधारित करती हैं, उनके पास कोई ठोस सबूत होता है तभी उस पर आगे बढ़ती हैं। तो यदि कोई जांच एजेंसी उनके पास आती है तो उससे उन्हें डरना नहीं चाहिए। यदि वो ये मानते हैं कि वो जो डर नहीं रहे वो तो देखिए ये पहली बार हुआ है जो उन्होंने इस तरीके की बात कही है कि मैं उनका स्वागत करूंगा। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जांच एजेंसियों के प्रति उनके क्या प्रतिक्रिया रही है, उन्होंने उनको कितना समय दिया है। ये तो लोकतंत्र की एक बड़ी ताकत उन्होंने देख ली कि ये संविधान को उन्होंने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा, उन्हें मालूम है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत बनी हुई संस्था है जो एक वैधानिक संस्थान है, उसके यदि लोग आते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि कानून के प्रति जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। ठीक है। तो ये चाय नाश्ता कराएंगे इस तरीके से न्याय का मखौल उड़ाना या जांच एजेंसियों का मखौल सीधे तौर पर उड़ाया है, ये देश के लिए आने वाले समय में उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विभांशु जी, कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन इसको लेकर अब राहुल गांधी एकदम आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जिस तरह का उन्होंने आज पोस्ट किया है उसको लेकर उन्होंने बताया और जो उनका कहना है कि सूत्रों से उन्हें अंदरूनी खबर मिली है, इसको लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी सैफ मलिक जी, आपसे जानना चाहूंगे ऐसे कौन से सूत्र हैं जो ईडी की कार्रवाई की खबर भी अब राहुल गांधी को देने लग गए हैं? देखिए राहुल गांधी जी को तो आशंका थी कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो सकती है। क्या है कि राहुल जी हमेशा से निशाने पर रहे हैं भाजपा सरकार के। उनके खिलाफ 28 मुकदमे पूरे देश में दर्ज कराए गए ताकि वो उनका सामना करें और एक सूरत में उनको सज़ा हुई जिसके आधार पर उनकी तत्काल तेज़ी में सांसद सदस्यता रद्द कराई गई, बंगला खाली करा गया, जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में उनको न्याय मिला। तो क्या है कि इस और दूसरे भाजपा को ये लगता था कि कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आ पाएंगी हमेशा की तरह कि वो नेता प्रतिपक्षी भूमिका में आ पाएँ, लेकिन इस बार देश की जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि एक सशक्त विपक्ष जो है लोकसभा में पहुंचा है और एक नेता प्रतिपक्ष आया है। और राहुल गांधी जी ने अभी तक जो भी भाषण एज ए नेता प्रतिपक्ष उन्होंने जो दिए हैं सदन में, उसमें सरकार को बहुत बुरी तरह से घेरा है, मुद्दों को उठाया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और भाजपा की जो वर्तमान सरकार है उसका पुराना जो इतिहास रहा है कि जो भी उनका विरोध करता है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, या जो भी काम अच्छा करने की कोशिश करता है जैसे मनीष सिसोदिया जी हुए या कुछ भी हुए, तो इस तरह के लोगों के लिए उनका टारगेट सबसे पहले ईडी और सीबीआई होता है, उसके माध्यम से उनको। आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को आशंका थी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं उन्हें सूत्रों से खबर मिली है। हाँ, तो चीजों में फर्क है ना? फर्क है ना, कुछ हो सकता है कि उनको कहीं से लिंक मिला हो, कहीं से इंटेल मिला हो सकता है। इस बात को मैं साबित नहीं कर सकता कि भाई मिला ही होगा, लेकिन मान सकते हैं आप कह रही हैं तो हो सकता है कहीं से सूचना मिली हो। लेकिन चूंकि जैसे हालात चल रहे हैं और जिस हिसाब से वो मुखर होकर संसद में बोल रहे हैं, तो ऐसे हालात बन रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरह दबाने की कोशिश की जाए। यानी जो कहा जा रहा है इंडिया ब्लॉक की तरफ से कि उनके ऊपर हमला हो सकता है और जो सरकार जो भी लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं उन पर हमला हो सकता है, वो ठीक है, बिल्कुल सही बात है वो। और इस तरह के सबूत आए ना, इससे पहले भी ईडी थी, सीबीआई थी, हमारे साथी ने कहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कई चीज़ें ऐसी सामने आई थी कि कई संस्थाओं पर ईडी और आईटी ने छापे मारे थे। मेरा सवाल यह है कि अगर छापे मारे थे तो आज तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, कितनों में चार्जशीट फाइल हुई? तो ऐसे मामलों को, इसी बात को सैफ मलिक जी जिस तरह से कह रहे हैं उसी बात को मैं और थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ में। प्रदीप तिवारी जी, 2-3 चीज़ें इसमें अहम हो जाती है, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है या फिर जो इंडिया के और उनके साथी हैं उनके बयान पर भी बाद में आऊँगा, लेकिन मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई जो कुछ संसद में किया गया उसके बाद
टारगेट पर राहुल गांधी है, या राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो मनगढ़ंत कह रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये मानते हैं? क्योंकि जो कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, सोनिया गांधी भी उसमें थी, 4 राज्यों के चुनाव का उसमें जिक्र हुआ था, और ये भी कहा गया था कि जिस तरह से 99 सीटें वहाँ पे मिली हैं, तो देश की जो जनता है एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से शिफ्ट हुई है। क्या उसका फायदा लेने की तरफ है, या फिर कहीं ना कहीं किसी तरह का इनपुट राहुल गांधी को मिला है कि नहीं, किसी केस में वो निशाने पर है, इसीलिए पहले से उन्होंने इस तरह की तैयारी की है? देखिए राजेश जी, राहुल गांधी हमेशा सपनों पे बात करते हैं, भविष्य पे बात करते हैं, उन्होंने कभी वर्तमान पे बात नहीं की। और ये आप देखें कि जब भी पिछले लोकसभा का चुनाव जब हुआ, तब पर भी उन्होंने लगातार ये बातें करते रहे, जाके जनता के बीच में संविधान का बदल जाएगा, संविधान में छेड़छाड़ होगी, और यही कारण रहा कि उनको सीटों की बढ़ोतरी हुई और लोगों ने ये स्वीकार किया कि हो सकता है कि 300-400 सीटें बीजेपी की आ जाए तो इसमें छेड़खानी हो जाए। तो कभी पे कभी आप गलत तरीके का भी बयान उसको साबित करने के लिए वो सच साबित कर देता है लोगों के बीच में। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनको ये लगा होगा कि किसी प्रकरण में हमको ईडी का प्रेशर बनने वाला है, तो उन्होंने पहले से ही ये एक तैयार कर दिया, मखौजा तैयार कर दिया और ट्विटर के माध्यम से देश को बताया कि हमारे साथ कार्रवाई हो सकती है, चूंकि सदन में हमने कल बोला है और सदन में हमने ये बात रखी है कि कैसे करोड़ों ने इनको मारा। तो मुझे लगता है कि ये जो बात है, ये बात किसी विषय की बात नहीं है, ये कहीं इस बात को लेकर तो वो नहीं करता है कि इंगित नहीं करते कोई जांच एजेंसी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाली है। अगर आपके खिलाफ कोई ईडी का छापा पड़ने वाला है, कोई कार्रवाई करने वाली है, तो आप सरकार को सबूत दें और सरकार को बताएं कि किस मामले में आ रहे हैं, ईडी आ रही है। अब जब इस तरह का कोई मामला नहीं, ना सरकार की तरफ से ना जांच एजेंसी की तरफ से, तो आपको भविष्य कैसे मालूम है कि कल हमारे यहाँ ईडी छापा मर सकती है, या हमने सदन में जो बात रखी है उस बात को लेके सत्ता पक्ष नाराज है। सूत्र इतने स्ट्रांग है कि उनको अब ये अंदर की खबरें भी मिल रही है कि ईडी कहाँ छापे मारने वाली, कहाँ नहीं। सूत्रों को मजबूत बनाने के लिए आपको मीडिया में बताना पड़ेगा, जनता को बताना ना पड़ेगा कौन से सूत्र हैं, किसके आधार पे आप ये बात कर रहे हैं। क्या प्रदीप जी ये मान लिया जाए कि जो चीज राहुल गांधी कह रहे हैं, भले जो उनका कहने का तरीका दूसरा है, आशंका है, या फिर जिस तरह से उन्होंने संसद में कुरुक्षेत्र का मामला को लेकर बात किस लिए, तो ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी के खिलाफ पहले से भी, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट्स आए थे उसके बाद ये था कि राहुल गांधी के खिलाफ किसी केस में उन पर कार्रवाई हो सकती है, तो ये मान लिया जाए कि ये कोई कार्रवाई होने वाली है राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष इस तरह का कोई माहौल या कोई जांच एजेंसी बिना तथ्य के किसी नेता, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है वर्तमान में राहुल गांधी, और ये सरकार मान के चल रही है कि आप भले तीखा प्रहार सरकार के ऊपर करें या कोई मुद्दे को उठाएं, तो इस तरह की ये नहीं है कि जांच एजेंसियों को तमाम तथ्यों पर राहुल गांधी पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। चाहे उन्होंने मोदी सरनेम को कहा था कि मोदी सरनेम के सब चोर क्यों होते हैं, नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, तमाम मानहानि के हम मामले चल रहे हैं, कोई ना कोई केस तो ऐसा है जिसकी भनक उन्हें लगी है, और यही कारण है कि वो उस चीज से, कुरुक्षेत्र वाले बयान से उसको जोड़ रहे हों। देखिए, निश्चित तौर पर पिछली बार जब सरकार थी तो वो माहौल बीजेपी के पक्ष में था और सत्ता में पूरी बहुमत के साथ सरकार थी। इस बार मुझे लगता है कि गठन है और काफ़ी सारे लोग इनके साथ शामिल होकर सरकार बनाए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो घटक दल है उनके साथ सहयोग करके इस तरह का कोई माहौल बनाया जाएगा। और जब तक कोई जांच एजेंसी के पास कोई इस तरह का पुख्ता सबूत न हो जाए, तो मुझे लगता है कि इस मामले को ऐसे किसी मीडिया में आकर किसी इस तरह का ट्विटर और किसी इस तरह के उनको वो ट्वीट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ऐसे कोई पोस्ट राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए, लेकिन राजेश जी ने अभी कहा था कि ये क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्या कोई और चक्रव्यूह, क्योंकि चक्रव्यूह को लेकर हम जब बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने ये कहा कि जब चक्रव्यूह वाला बयान दिया उसके बाद से ये जो माहौल है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, और एक सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उनको लेकर आरोप विपक्ष लगातार लगाता आया है कि जो जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग सरकार कर रही है। और इसी को लेकर राधा वल्लभ शारदा जी आपके पास में आ रही हूँ, राहुल गांधी जिस तरह की आशंका जता रहे हैं, कितनी सही वो आपको लग रही है? क्योंकि अब देखिए, पहले भी वो जमानत पर ही बाहर चल रहे हैं, राहुल गांधी जमानत पर बाहर है, कई सारे केस उनके ऊपर चल रहे हैं, पहले भी इन केसों को लेकर पूछताछ हो चुकी है, और चुनाव के पहले भी ये कहा जा रहा था, जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर छापा पड़ा था तब राहुल गांधी को लेकर भी ये बात की जा रही थी कि किसी न किसी केस को लेकर ईडी की जो कार्रवाई है वो राहुल गांधी के ऊपर भी हो सकती है। ऋषिका जी, शायद आपको याद हो, मैं इसी चैनल पर मैंने एक बार कहा था कि लोकसभा इलेक्शन के बाद और बजट सेशन के बाद
बहुत से जो लोग हैं, जो कल्पित हैं, जिनके ऊपर प्रकरण दर्ज हैं और जो आज बेल पर हैं, उन पर एक्शन होगा। और एक्शन इसलिए हो, वो एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो राहुल गांधी रात को 1:30 बजे 1:20 पे एक्स पर क्यों लिखते हैं कि मेरे यहाँ ईडी का छापा होगा? तो जिसको भय होता है वही तो आगे आएगा ना। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेशनल हेराल्ड वाले मामले में। और नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला है, तो मैं लंबा ना जाके मैं भोपाल से शुरू करता हूँ उस बात को। भोपाल में नवजीवन अखबार शुरू होता था, नेशनल हेराल्ड के नाम से जमीन मिली थी। उस जमीन उस जमाने में, ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, तब नवजीवन अखबार जितनी पंचायतें थी, सारी पंचायतों में प्रिंट होके जाता था। और उस ज़माने में किसी मशीन की इतनी क्षमता नहीं थी कि उतना सर्कुलेशन वो बता सके। तो ये छोटा सा उदाहरण दिया है, लेकिन नेशनल हेराल्ड का पूरा जो मामला है वो उसको आप देख लीजिएगा, कहाँ से जुड़ा और कहाँ जाकर पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया। आज उसमें ये जो इनकी कंपनी है, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसके हैं, इससे देख लीजिएगा। तो ये सारा का सारा जो है मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। और इस मुद्दे पर ईडी कभी भी छापा मार सकती है, ये मैं गारंटी के साथ यानी आशंका, राहुल गांधी की जो आशंका है वो सही है? बिल्कुल सही है, उसकी आशंका नहीं, मतलब हकीकत है कि ये होना है। और सिर्फ राहुल गांधी पर ही नहीं। तो क्या इससे केंद्र सरकार राहुल गांधी को टारगेट करने का काम कर रही है? टारगेट नहीं कर रही, टारगेट नहीं है, टारगेट नहीं है। अगर आप दोषी हैं तो आपको सजा मिलेगी। और कोर्ट न्याय देता है ना, न्याय। आज सुप्रीम कोर्ट जो बैठा है, उसने राहुल गांधी के मामले में, जो मोदी वाले मामले पे, ये मामला खत्म नहीं हुआ, वो जमानत है, बरकरार है। अब केस का फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन है तो सही। इसी तरह से वो बार बार बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, राहुल गांधी को हिंदी तो आती नहीं है, पहली चीज। उनको जो अंग्रेजी में हिंदी के शब्द लिख के दिए जाते हैं, वो उनको रटा दिए जाते हैं। हिंदी नहीं आती तो इसका क्या मतलब है कि राहुल गांधी को इस तरह से टारगेट किया जाए? वो इस तरह से कह रहे हैं नहीं, इस वजह से टारगेट उन पर कार्रवाई कर सकती है। वो जो बोलते हैं ना, तो उनको जो लिख के दिया हुआ है वो भाषण में बोलते हैं अपना, उनको कोई हिंदी में। ठीक है। और इसी को लेकर अनुराग ठाकुर का भी बयान सामने आया था राजेश जी। उन्होंने कहा था कि ना, ज्यादा वल्लभ जी आ रहे हैं आपके पास, समय की सीमा है थोड़ा। देखिए, अनुराग ठाकुर का भी ये बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि महाभारत की बात कर रहे हैं। जब ये चक्रव्यूह वाला बयान सामने आया था, अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि महाभारत की बात वो कर रहे हैं, ना तो उन्होंने संविधान पढ़ा है और ना ही महाभारत पढ़ी है, जो चक्रव्यूह की बात वो कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम सारे इसी को लेकर क्लियरिफिकेशन जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने दिया था कि जो महाभारत, उन्होंने ढंग से महाभारत पढ़ना तो छोड़ो, उन्होंने कहा था कि उन्होंने देखा भी नहीं होगा। और तमाम सारी चीज, तमाम सारे कोड उन्होंने उस समय सदन में किए थे। मैं श्याम मोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करूंगा श्याम मोहन श्रीवास्तव जी। और सीधा सवाल आप पर आता हूँ, इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए, कि जिस तरह से अब सत्ता पक्ष कह रहा है, सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक झूठ की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक झूठ का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। क्या इसके पीछे यही वजह है, या फिर कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी की बातों में कोई सत्यता है? हालांकि मैंने प्रदीप जी से भी वही बात कही थी, लेकिन प्रदीप जी ने कहा कि ऐसा केंद्र सरकार नहीं कर सकती, ऐसे जो एनडीए के घटक है वो नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलहदा, उसको दूर रख के भी अगर हम बात करें, क्योंकि उन पर तमाम सारे केसेस हैं, इसीलिए कि अगर ईडी के पास कोई एविडेंस आ गए होंगे, अगर तमाम सारी जो जांच उन पर चल रही है उसके एविडेंस आ गए होंगे, क्या उस एविडेंस के हिसाब से कोई उन पर कार्रवाई हो सकती है? इसकी भनक राहुल गांधी को है, या फिर जिस तरह से सत्ता पक्ष कह रहा है कि झूठ की राजनीति और झूठ का नैरेटिव सेट कर रहे हैं? सबसे बड़ा मंदिर जहाँ दूसरे दर्जे का यानी लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, उनको अचानक रात को 1 बजे 1:30 बजे यह बात याद आना तो मेरे ऊपर छापा पड़ सकता है। तो सूत्र कौन से हैं जो ये बताते हैं? लेकिन उसमें यह है कि हमने ये देखा है कि छापे ईडी के, सीबीआई के कब कब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, भले ये कहीं लिखित में हो या ना हो, या तो ट्रांजैक्शन में और रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर हो। लंबे समय तक ईडी और सीबीआई या बाकी सारी एजेंसियां वाच करती है कई दिनों तक कि इसमें कहीं बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आ रहा। हमारे रोज़मर्रा के खर्चे, ताम झाम, इसमें और हमारी आमदनी में बहुत बड़ा खर्च हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की गड़बड़ कर रहा है उससे हम बहुत अधिक संपर्क में हो,
तो अब या हमारा कोई ऐसा मामला हो जो लंबे समय से पेंडिंग है, न किसी कारण से अब आने वाला हो, अब वो ये बताएं कि मुझे इस कारण भय है। इन मामलों में से कोई ना कोई मामला ऐसा है उसके कारण उनको ऐसा लग रहा है, ये भी बताना चाहिए, क्योंकि मामले तो बहुत सारे हैं। अभी प्रदीप जी ने बताया, विभांशु जी ने बताया, आदरणीय राधा वल्लभ जी ने बताया, भाई हमारे बता रहे थे, मामले तो है और उन पर फैसला पेंडिंग है। और जैसा अभी एक बीच में चर्चा में आया था, कुछ बेल पे हैं, कुछ जेल पे हैं, तो ऐसे मामलों में आखिर कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन जैसा आपने फरमाया कि अभी तक बहुत सारे जो मामले हैं उन मामलों में जांच चल रही है और जो कुछ हुआ है वो हम सब जानते हैं कि जो वहाँ गए उनको आने में, वापस आने में बहुत मशक्कत करना पड़ी, कई तो वापस आ नहीं पाए। ठीक अब है, चक्रव्यूह की बात जहाँ तक आती है कि चक्रव्यूह में, तो चक्रव्यूह पहले था कि चक्रव्यूह अब आया, पहले ये तो तय कर ले, पहले कह रहे थे चक्रव्यूह रचा इसमें, ये फंस रही थे। अब जब कह रहे हैं कि मैंने चक्रव्यूह का बयान दिया तब से होने लगा। वही तो विपक्ष नहीं समझ पा रहा है ना कि ये राहुल का चक्रव्यूह है या फिर चक्रव्यूह में ही राहुल फंस गए हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। जो आदमी अपना मकर जाल बुनता है, मकड़ी जब, तो कभी कभी उस जाल में उसको हड़बड़ाहट में वो खुद फंसती है। मैं समझता हूँ इतने बड़े नेता को खुद सोचना समझना चाहिए, जो परिस्थितियों उनका सामना करना चाहिए। और क्योंकि हम संविधान के सबसे बड़े मंदिर में हैं, इसलिए संवैधानिक पदों का और संवैधानिक अधिकारियों को इसकी प्रक्रिया का सम्मान भी करना चाहिए, स्वागत भी करना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने जो कहा है उनके शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंदरूनी सूत्रों से उनको ये खबर मिली है। सैफ मलिक जी, आप ही के पास आ रही है, क्योंकि आपने कहा था कि राहुल गांधी को अब ये आशंका है या फिर सूत्रों से खबर मिली है। अब वो ट्वीट तो ऐसे ही उन्होंने किया, एक्स पर जो शेयर किया उनका यही है कि अंदरूनी सूत्रों से उन्हें खबर मिली है कि ईडी की कार्रवाई अब उनके यहाँ पर होने वाली है। अगर सूत्र ईडी की कार्रवाई की खबर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब ये संवैधानिक सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। तो जहां जहां अब ईडी के छापे पड़ेंगे वहां वहां राहुल गांधी को खबर हो जाएगी कि ईडी का छापा कहाँ पड़ने वाला है। अब तो ये खतरा ही हो गया, क्योंकि जहां ईडी का छापा पड़ेगा अगर पता चल रहा है तो भी सबूत मिटाने में भी लोग पीछे नहीं रहेंगे फिर। जी हाँ, आपका कहना ठीक है, लेकिन ये अभी सिद्ध नहीं होता कि उनको किस सूत्र से खबर मिली है। इसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है, वो तो खुद लिख रहे हैं ना। नहीं, उन्होंने तो कहा है, लेकिन अब हमारा ये अंदाजा कि ईडी में कोई ऐसा बैठा है जो उनको खबर दे रहा है या आगे भी खबर देता रहेगा, तो इसके बारे में जब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी अब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं से इंटेल उनको मिला है। इतनी रात में कोई व्यक्ति अगर ट्वीट कर रहा है तो इसका मतलब है कि मामला गंभीर है, वरना सुबह तक आदमी इंतजार कर सकता, बाद में भी दे सकता था। और जो उन्होंने कहा है राहुल जी ने, तो वो इसलिए है कि देखिए इस वक्त संसद सदस्य में कुछ नेता ऐसे हैं जो बहुत दमदारी के साथ विपक्ष की बात को रख रहा है। उसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, राहुल गांधी भी हैं, और भी जो लीडर्स पहुंचे हैं जीत के, चंद्रशेखर वगैरह, तमाम लोग अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो अब देखने में ये आया कि अभी तक जिन्होंने बात उठाई है सरकार के खिलाफ, सरकार को बिल्कुल भी अपनी आलोचना कभी भी पसंद आती ही नहीं है। और ऐसे लोगों को जो उनकी आलोचना करें या उनके बातों को सामने लाएं जनता के, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करती है। और कोई माने न माने, लेकिन इस वक्त जो ये एजेंसियां हैं वो हथियार सरकार का बनी हुई हैं। दूसरी बात, हमने ये देखा है अक्सर कि ये कार्रवाइयां तभी होती हैं कि जब कोई ना कोई चुनाव होने वाला होता है, चाहे किसी विधानसभा का, नहीं अभी विधानसभाओं की कार्रवाई ऐसी बातें भी उसी समय होती है कि जब चुनाव आने वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी झारखंड चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, और महाराष्ट्र में भाजपा की हालत बहुत अच्छी नहीं है लोकसभा परिणामों को देखा जाए तो इसके हिसाब से क्या है कि भाजपा जो अपनी तैयारी करती है वो मैदान में तो अपनी चुनाव की तैयारी करती है, साथ में अब उसका लक्ष्य ये हो गया है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो आने वाले चुनाव में हमारे लिए खतरा बन सकता है और जिसके कारण हमको चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उसको घेरने के लिए कोई ना कोई तरकीब वो लगाते हैं। और सबसे बड़ा जो मामला इस वक्त बना हुआ है वो ईडी का ही बना है, क्योंकि बहुत सारे देखिए अपने प्रफुल्ल पटेल जी थे, अजीत पवार थे, कितने बड़े बड़े घोटाले थे उनके खिलाफ, ईडी ने उन पर छापे मारे, कार्रवाई की, बातचीत हुई, लेकिन क्या हुआ उन प्रकरणों में बताइए आप मुझे। अगर ईडी वास्तव में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो वो कोई भी हो और भले ही फिर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले, उसके खिलाफ न्याय के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर कोई भाजपा में चला जाता है तमाम प्रकरण दबा दिए जाते हैं, कोई विरोध करता है तो छोटी सी चीज़ को भी बड़ा बना करके उसको
घेर के अंदर बंद कर दिया जाता यानी है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि अगर इनपुट राहुल गांधी को मिला है, आपने कहा कि उन्हें मतलब एकदम से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो समस्या गंभीर है बिल्कुल। और उन्हें कहीं ना कहीं से इंटेल मिला है, तो ये संवैधानिक सुरक्षा के लिए तो खतरा ही हुआ ना। हाँ, ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। हाँ। ये सरकार का काम है कि उनकी जांच एजेंसियों में या के और भी कहाँ से ऐसे चीज है कि जहाँ से चीजें लीक हो रही हैं, ये काम जो है ये सरकार का है कि सरकार को देखना पड़ेगा। और हमने देखा है कि कई मामलों में सरकार फेल हुई है, कई बार बड़े बड़े आतंकवादी हमले हो गए और सरकार को कोई खबर नहीं मिल पाई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार की जो अंदरूनी जो जांच एजेंसियां हैं या वो हैं, वो कहीं ना कहीं मामलों में फेल हो जाती हैं। तो हो सकता है कि इस मामले में भी कोई ना कोई ऐसा मामला हो कि किसी ने ऑफिस से करा हो या किसी सूत्र के जरिए कहीं से लेकिन ऐसा हो। अगर इस तरह का इनपुट मिल सकता है सैफ मलिक जी, तो फिर अरविंद केजरीवाल के समय पर भी कोई ना कोई इनपुट तो मिला ही होगा। इतनी बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो गई है तो नहीं, फिर तो अरविंद वहाँ पर तो केजरीवाल- सपोर्ट करना चाहिए, तब आपके इंडिया ब्लॉक के साथ है। नहीं, केजरीवाल जी तो बराबर इस बात को कहते ही रहे थे, कह ही रहे थे शुरू से कि मेरे खिलाफ गिरफ्तारी नहीं, होगी। उस मुझे समय पर राहुल गांधी जी का कोई बयान सामने नहीं आया लेकिन इस चीज को लेकर। नहीं, देखिए क्या होता है कि जब मामला किसी व्यक्ति से जुड़ा होता है हाँ। तो सूचना उसी को दी जाती है, दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जाती कि अरविंद चलिए, केजरीवाल जी की सूचना या हेमंत सोरेन की सूचना उनको दी जाती इसको है। जिस तरह से सैफ मलिक जी जो कह रहे हैं उसका एक दूसरा पक्ष भी जान ले रहे हैं। जिस तरह हाँ। से सैफ मलिक जी ने कहा कि जब भी कोई चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं चूंकि राहुल गांधी को लेकर ही लग रहा है, जिस तरह से सैफ मलिक जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को उनसे खतरा है। लेकिन अगर इसके दूसरे पक्ष को देखें, इसकी इस चर्चा को थोड़ा और हम अगर विस्तार दें तो जिस तरह से इस राहुल गांधी के बाद संजय शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत ने जो कहीं ना कहीं कहा, उन्होंने तो और बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी को जान को खतरा है और इसकी प्लानिंग विदेश में बैठकर हो रही है। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि अगर लोकतंत्र को लेकर जिस तरह से जो विपक्ष जो इंडिया लगातार बातें कर रहा है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो उसमें तमाम लोगों को जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको खतरा है। तो क्या मैं सीधे विभांशु जोशी जी के पास में आ जाता हूँ, क्या विभांशु जोशी जी ये मान लिया जाए कि अगर जिस तरह से सैफ मलिक जी की मैं मान लेता हूँ कि जब कोई चुनाव होता है तो इसलिए राहुल गांधी से खतरा, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी लग रहा है कि नहीं 4 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र में चूंकि संजय राउत महाराष्ट्र से आते हैं वहाँ पर भी चुनाव है, इसलिए इस तरह की चीज़ें चाहे वो फैब्रिकेटेड हो, चाहे उसके पीछे में तथ्य हो या हो ना हो, सच्चाई कितनी है ना हो, इसीलिए इस तरह की चीज़ें राहुल गांधी की तरफ से, संजय राउत की तरफ से या फिर इंडिया की ये प्लानिंग हो सकती है। देखिए, राजनीति में विक्टिम कार्ड चलाना एक बड़ी राजनीति का एक तरीका होता है। विक्टिम कार्ड चलाकर लोकतंत्र में वोट की मांग की जाती है, लेकिन देश की जनता इतनी मासूम नहीं है कि किसी भी तरीके का फर्जी विक्टिम कार्ड यदि कोई चलाएगा तो उस आधार पर देश की जनता लोकतंत्र में वोट दे देगी। तो ये तो मैं बिल्कुल इसको उचित नहीं मानता हूँ कि इस तरीके का लाभ देश की जनता उनको देगी यदि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से विक्टिम कार्ड चलाएगा। हाँ, यदि व्यक्ति कहीं भी विक्टिम होता है तो न्यायालय के तमाम रास्ते उसके सामने होते हैं जिसका वो लाभ ले सकता है। ऋषिका जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात बीच में उठाई थी, वो ये कि यदि इनसाइडर के द्वारा किसी छापे की सूचना मिल रही है किसी व्यक्ति को, तो यह भी तो एक बड़ी चिंता की बात है कि वह व्यक्ति सारे सबूतों को नष्ट कर सकता है। बिल्कुल। ऐसे में तो यह बहुत अहम जिम्मेदारी आ जाती है कि राहुल गांधी जी ने जो इतना बड़ा आरोप, इनसाइडर्स मतलब कौन, इनसाइडर शब्द का मतलब होता है उसी संस्था के अंदर का कोई भी व्यक्ति। तो जब उसी संस्था के कोई अंदर का व्यक्ति ये जानकारी दे रहा है तो इसका मतलब वो और भी जानकारियां उन्हें दे सकता है। तो ऐसे में मैं तो ये मानता हूं कि चूंकि ये संसद से जुड़ा हुआ सीधे मामला है, चक्रव्यूह वाले बयान से निकल कर आया है, तो मैं तो मानता हूं कि तत्काल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बैठाकर इस ये जो सोशल मीडिया पे ट्वीट आया है उस पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये पूरी तरीके से जांच एजेंसियों की जांच की प्रक्रिया पर पूरी जांच बैठाने की बात आ गई है। बिल्कुल ठीक। तो ये विभांशु जी, आपने कहा कि ये जिस तरह चक्रव्यूह वाला मामला है जो संसद में दिया गया था, कहीं नहीं लगता कि चूंकि इनपुट की बात जो है राहुल गांधी ईडी के थ्रू कह रहे हैं कि ईडी से जिस तरह से उनको इनपुट मिला है उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि उन पर ईडी कार्रवाई कर सकती है, तो ये तो मामला और गंभीर हो जाता है, बहुत बड़ा गंभीर हो जाता है। भाई ये देखिए, इनसाइडर से इनपुट मिलना वो तो किसी भी लेवल पर चला जाता है। चलिए, आज तो राहुल गांधी जी की बात है, लेकिन कल हो सकता है किसी बड़े अपराधी के पास ऐसी कोई जानकारी पहुंच जाए जो वास्तव में अपराधी हो,
तो ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बिल्कुल है। गंभीर ऐसे समस्या है, कौन से सर, मान इंसाइडर लीजिए से उनकी अगर जानकारी सरकार लेना ने बहुत बिल्कुल जरूरी है। हिमांशु जी, बिल्कुल ठीक कह एक रहे हैं। और बड़ी गंभीर बात यह है कि संजय राउत जिस तरह से कह रहे हैं कि ये हमला होने वाला है। विदेश में बैठकर साजिश रची जा रही है राहुल गांधी पे हमला की, और तमाम सारे जो इंडिया के जो नेता हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर, उन पर जान का खतरा, ये तो और बड़े गंभीर वही बिल्कुल, कह रहे ये हैं, तो विदेश की बिल्कुल- धरती से पूरी प्लानिंग हो रही है। बिल्कुल भारत के लोकतंत्र को पूरा चुनौती देने वाली बात हो गई है। भारत का लोकतंत्र खतरे में बात करी जा रही है। ऐसे में तो जांच एजेंसियों को और भी बड़े लेवल की जांच, मैं तो साफ बोल रहा हूं कि ऐसे पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए जिसको इसमें जांच करे। देखिए ये संसद से जुड़ा हुआ मामला है, संसद के अंदर दिए गए बयान से उसे जोड़ा जा रहा है। कल को तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति कुछ आगे आकर बोलने की हिम्मत ही नहीं करेगा संसद में, यदि वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए जांच एजेंसियों के पास जब कोई यदि इनपुट होता है तो वो काम करेंगी। मेरा ये मानना है यदि किसी जांच एजेंसी के पास किसी भी तरीके का इनपुट होगा तो वो कार्रवाई करेगी, और यदि कार्रवाई में कुछ नहीं मिलता है तो एक अलग बात है। हाँ, इसमें जो एक और बात मुझे थोड़ा सा राहुल गांधी जी से ये कहना चाहूँगा कि भारत के कानून को जरूर अच्छे से पढ़ें। जैसे वो कह रहे हैं कि जो जांच कमेटी के लोग आएंगे उनको मैं चाय बिस्कुट खिलाऊंगा, तो ये देखिए ये एक तरीके का प्रलोभन भी माना जाता है। यदि आप किसी जांच एजेंसी को ये कहते हैं कि तुम आओगे और मैं तुम्हें चाय बिस्कुट खिलाऊंगा, कोर्ट में वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु जी, ये भी इनपुट होगा कि जो ईडी आ रही है वो उनके घर पर आ रही है इसलिए वो चाय ये चाय बिस्कुट, तो उसको इस तरीके का प्रलोभन भाषा के तौर पर इनडायरेक्ट प्रलोभन देना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये प्रकरण एक गंभीर बात है। सोशल मीडिया मतलब WWW मतलब पूरे दुनिया के सामने एक बड़ा संदेश राहुल गांधी जी ने दिया है जिस पर तत्काल जांच होनी चाहिए, और क्या झूठ है क्या सही है ये पूरे देश नहीं पूरे दुनिया के सामने साबित होना चाहिए, जिससे कि भारतीय जांच एजेंसियों की हकीकत वो कितनी गंभीरता से काम करती हैं ये सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विभांशु जी। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि देश ही नहीं दुनिया के सामने ये चीजें सामने आना चाहिए, क्योंकि अब संसद से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा, संसद के बयान से ये इसको जोड़ा गया है, और संवैधानिक सुरक्षा को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह का कोई भी अंदरूनी सूत्र से कोई भी इनपुट दिया जाता है, इंटेल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। राधा वल्लभ शारदा जी, मैं आपके पास आऊंगी, और जैसे अभी राजेश जी ने बात उठाई थी कि कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। विपक्ष भी ये कहता है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं, चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो ऐसी कार्रवाइयां हमें आमतौर पर देखने को मिलती है। और देखिए आंकड़ा भी यही कह रहा है, 2014 के बाद से अगर हम बात करें, जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से, तो ये जो ईडी की कार्रवाई है, ईडी के छापे हैं, उनमें वृद्धि हुई है। 95% तक की वृद्धि हुई है, 4 गुना इसमें वृद्धि हुई है। और कहीं ना कहीं 90% जो इसमें नेता पाए जा रहे हैं वो विपक्षी दल के ही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार कटघरे में तो खड़ी होती ही है, क्योंकि जब भी चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है और विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई, ईडी के छापे, और उसके बाद सत्ता पक्ष ये कहकर बच जाता है कि अगर आप गलत नहीं होंगे तो आप बच जाएंगे। जैसे अभी अजीत पवार का एग्जाम्पल भी दिया था सैफ मलिक जी ने। शिखा जी, आपने 2014 के बाद की बात बताई है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उन्होंने एक संदेश दिया कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जंग है, और ये भ्रष्टाचार अभी का नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है, जिस पर पहले भी कार्रवाई होती थी। अब मैं आता हूँ इस शुरुआत से, इनपुट से। इनपुट कैसे मिलता है? जैसे मेरे पास में कोई खबर है और मेरे पास दस्तावेज है, तो मैं जाऊँगा EOW में, लोकायुक्त में या ईडी के पास में, जाके वो कागज उनको दूंगा और उसके ऊपर वो कार्रवाई शुरू करते हो। जांच एक दिन में नहीं होती है किसी भी मामले की, वो जांच। अच्छा, उसके बाद में जब छापा डलता है तो छापे में जो लोग जाते हैं उनको ये नहीं मालूम है कि हमको किस जगह पहुंचना है। वो छापे वालों को ये कहा जाता है कि आप वहाँ जाएंगे, दूसरी जगह उनको दूसरा आदमी मिलता है, अब आप यहाँ, आपकी गाड़ी यहाँ जाएगी। और देखा होगा आपने गाड़ियों पे शादी का बोर्ड लगा है और इनकम टैक्स वाले, और ये जाते हैं। उसके बाद में उनके पास में जो अंतिम पर्ची होती है उस पर यह लिखा रहता है कि आप इस घर में घुसेंगे, इस तरफ ये दरवाजा पड़ेगा, इसके अंदर आपको घुसना पड़ेगा, है ना? लेकिन तो ये जांच प्रक्रिया बड़ी लंबी है। ये जांच प्रक्रिया लंबी तो है, लेकिन राधा वल्लभ लेकिन- शारदा जी, लेकिन मेरा अब मैं वहाँ आ रहा हूँ। सवाल मेरा आपसे हाँ, इसको नहीं, लेकर था कि जो विपक्षी नेताओं का, जो देखिए विपक्ष का ये आरोप है, और हमने भी देखा, अब आप जैसे बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अजीत पवार का क्या हुआ? नहीं, ये अब इंडिविजुअल मामला है,
इंडिविजुअल मामले की इंडिविजुअल है, बात करें, अब राहुल सुन गांधी लीजिएगा। भी इंडिविजुअल उसके बाद व्यक्ति में है। जांच के बाद में जो इनपुट आए होंगे उस आधार पर उनको अभी रिलीफ मिला ठीक हुआ है। जैसे लालू यादव का केस भी सबको मालूम है? लेकिन वो बेल पर है बीमारी की, उस पर ऐसे आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। लेकिन इन पर धीरे धीरे जैसे ही इनकी जांच पूरी होगी इन पर कार्रवाई होगी। ठीक है। उसमें चाहे बिल्कुल अजीत पवार हो लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह के चाहे वो राहुल गांधी का बयान हो या फिर संजय राउत का बयान हो, इसको यूं ही नहीं लिया जा सकता। क्योंकि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ईडी से उनको इनपुट है और संजय राउत ये कह रहे हैं कि विदेश की जमीन पे, मैं सीधे श्रीवास्तव जी के पास में आता हूँ कि विदेश में रहकर साजिश रची जा रही है, राहुल गांधी को लेकर हमले की साजिश रची जा रही है, विपक्ष के नेताओं को लेकर साजिश रची जा रही है। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है श्रीवास्तव जी आपसे कि कहीं ना कहीं ये भी मामला नहीं बनता जांच का कि राहुल गांधी को जो इनपुट मिला है ईडी से मिला है वो कैसे मिला है, ये भी जांच के दायरे में आना चाहिए। अगर संजय राउत को ये इनपुट मिला है कि विदेश की धरती में रहकर राहुल गांधी को टारगेट करने की तैयारी है, उन पर हमले की तैयारी है, विपक्ष के नेताओं को हमले की तैयारी है, तो कहीं ना कहीं संजय राउत और राहुल गांधी से भी पूछताछ होना चाहिए कि इनपुट आखिर कहाँ, चूंकि वो आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। जी, मैं भी इसी विषय में सोच रहा था कि जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, सारे देश में हल्ला हुआ और सत्ता पक्ष ने कम, विपक्ष ने ज्यादा आवाज उठाई। अच्छी बात है, गड़बड़ हो तो आवाज उठाना चाहिए कि ये पेपर लीक कैसे हुआ, कहां से हुआ, इसमें कौन दोषी हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा गंभीर बात है बिल्कुल कि ईडी कल कौन पर कार्रवाई करने जा रहा है कि नहीं जा रहा, सीबीआई किस पर कार्रवाई करने नहीं जा रही है, वो अगर लीक होती है तो ये बहुत खतरनाक बात है। और निश्चित रूप से सबको ये, चाहे तो सदन में बैठा हुआ व्यक्ति हो या पूरे देश का बुद्धिजीवी वर्ग हो, कोई इस बात की भी जांच होना चाहिए कि ये बात लीक कैसे हो रही है। और अगर इतने प्रमुख डिपार्टमेंटों की बातें अगर लीक होंगी तो आखिर देश कैसे चलेगा, ये ज्यादा बड़ा खतरा है। इसलिए सबको पहले ये प्रयास, एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे आदरणीय राधा वल्लभ जी ने कहा था नेशनल हेराल्ड का, अब सब जानते हैं तो पत्रकार जगत में काम करने वाले लोग हैं, मीडिया में करने वाले, वो जानते लोन किसने दिया, लोन देने वाली संस्थान कौन कौन सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष थे, लोन किसने लिया, कौन कौन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष थे, लोन किसने माफ किया, उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कौन थे, और बाद में जब वो सेटअप हुआ, राइट अप हुआ, तो वो पैसा जो आया वो पैसा किसके खाते में गया, ये पूरे देश के सामने बोलना चाहिए ना। बिल्कुल। केस लंबे समय से चल रहा है, ये कहना चाहिए कि इन केसों को जल्दी कहीं ना कहीं इसका अंत होना चाहिए, उसका पता तो चले लोगों को कि गया कहाँ। जैसे वाड्रा वाला केस है, ये जो केस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मोदी सरनेम को लेकर हो, चाहे फिर वो नेशनल हेराल्ड का हो, क्या सरकार इनको इसीलिए बचा के रख रही है कि समय आने पर उन पर कार्रवाई की जाए, जैसे चुनाव की बात कर रहे थे? मैं ये भी कहने वाला था कि विधायिका हर 5 साल में बदलने की संभावना रहती है, जनता पुष्टि करती है बदलना है या नहीं बदलना है, लेकिन कार्यपालिका जो है, न्यायपालिका जो, वो तो स्थायी है, वो नहीं बदलती। और देश को उस पर ज्यादा विश्वास होना चाहिए कि हमारे देश की न्यायपालिका और अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो नॉर्मली व्यक्ति भले ही बदल जाए लेकिन उसको भी किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर जाकर फिर काम करना है। इसलिए अपने कैरियर पर वो लाइन से हटकर, कानून से हटकर काम कराने से बचते हैं कि कहीं उनके कैरियर में कोई ऐसा धब्बा ना लगे जिससे कोई उनसे ये कहे कि आपने किसी के इशारे पर किसी पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानूनी काम किया। से आपने यहाँ पर इसलिए हमको भरोसा करना चाहिए कि ये संवैधानिक पदों पर बैठे तो करना चाहिए कि न्यायपूर्वक काम करें। संवैधानिक जो प्रक्रिया है अब उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, संवैधानिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और जैसे कि अभी राजेश जी ने संजय राउत का भी जिक्र किया था, उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है, तो देखिए पूछताछ तो कहीं ना कहीं अब सभी से होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का पोस्ट पूरी दुनिया के सामने कि उन्हें आंतरिक सूत्र से ये पता चल रहा है कि ईडी छापे मारने वाली है, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक सुरक्षा पर बड़ा खतरा बना हुआ है। और संसद को लेकर, संसद की गरिमा को लेकर भी अब बात हो रही है, क्योंकि ये जो पूरा चक्रव्यूह वाला मुद्दा था राजेश जी, उसी बयान से जोड़कर इसे आगे पेश किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल अब ये देखने वाली बात होगी इसका कि राहुल गांधी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है। क्या वाकई कुरुक्षेत्र चक्रव्यूह को लेकर जिस तरह से उन्होंने जो बयान दिया था उसकी ये परिणति है, या फिर वो तमाम सारे मामले राहुल गांधी के खिलाफ है, कहीं ना कहीं उसके ऐसे एविडेंस है
कि ईडी के पास में जिसको लेकर राहुल गांधी पे किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारी बातें हैं, ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। मैं सभी मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से राहुल गांधी के एक बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह का मामला है, जिस तरह के आरोप है, उसमें कितनी गंभीरता है। बीच बहस में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।